वरिष्ठ साथी आदरणीय जस सिंह जी, भाई राजपाल सिंह जी, पहलवान साहब, बनवारी जी, सभी विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारीगण, सब मेरे बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, अभी रणधीर जी पहलवान ने अपने मन का दर्द आपके सामने रखा। मैं भी आपके यहाँ बेगाना एक उपचुनाव में रहा हूं, कई गांवों में मेरा जाना हुआ और उसके बाद आपका मेरा कई बार मिलना भी हुआ। आज मैं भी अपने मन की कुछ पीड़ा इस मुल्क के मालिक से कहना चाहता हूं। इस देश के महान जनता, राज वास्तव में महात्मा गांधी ने जनता को दिया है। आपकी वोट की पेटी से सरपंच पैदा होता है, प्रधान पैदा होता है, प्रमुख पैदा होता है, एमएलए पैदा होता है, मुख्यमंत्री पैदा होता है, एमपी पैदा होता है, प्रधानमंत्री आप बनाते हो, राष्ट्रपति आप बनाते हो, जो कुछ भी बनता है वो आपकी वोट की पेटी से बनता है। बनाने वाले माई बाप आप। और इसलिए माता बहनों, आज आपसे मैं बहुत उसी मन से कहना चाहता हूं, अगर इस देश को सुधारना है तो अपनी वोट की ताकत को पहचानना शुरू कर दो। अगर गुलाबचंद कटारिया खराब है, गुलाबचंद की पार्टी खराब है, हराओ, उसे कोई चिंता नहीं, पर देश को बचा डालो या देश को बचा। अगर ये बर्बादी हो रही है तो किसी एक आदमी की नहीं हो रही है, सारे हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोगों को रोना पड़ रहा है। आपकी एक छोटी सी गलती कितनी महंगी पड़ती है देश के लिए, ये आज देश भुगत रहा है। माता बहने आप बैठे हो, एक मटकी लेने जाते हो कुमार से तो 3 बार हाथ फेर के देखते हो, फिर उसके बाद ऊँची करके देखते हो चल तो नहीं है, उसके बाद भी मन नहीं मानता तो गड़गोले बजाती हो कि फूटा तो नहीं है, जोजरा तो नहीं है। गांठ के पत्ती छुटे जाते हैं तो फूटा और जोजरा देखते हो, और तुम्हारे वोट से हिंदुस्तान से 1 से 20 करोड़ लोगों का भाग्य बनता और भाग्य फूटता है। डालने के पहले माथे पे हथौड़ा मार के पूछो तो नहीं क्या करने में भला होगा। इतना सा काम इस देश में नहीं हो पा रहा, और उसके कारण से आज देश जिस चौराहे पर जाकर खड़ा है, आप उस देश को देखकर आपको मेरे को दुख नहीं होता। वोटों के राज से बनने वाले हमारे नेता, ये हमारे माई बाप नहीं है, ये हमारे नौकर है, ये मुनीम है। ये गुलाबचंद कटारिया प्रतिपक्ष का नेता है, तो इसके काका जी ने गाड़ी नहीं दी, गाड़ी को इस जनता जनार्दन के खून पसीने के टैक्स के पैसे की जिसमें बैठ के आया है। ये खजाना किसका है मालिक? ये खजाना तेरा है। तेरे टैक्स का पैसा जो आता है ना, वही तो पैसा जयपुर और दिल्ली में जाकर खजाने में जमा होता है। टैक्स है किसका? इस जनता का। साड़ी खरीदने जाओ तो टैक्स लगता है, चांदी खरीदो टैक्स, बर्तन खरीदो तो टैक्स, बसने जाओगे तो टैक्स, रखने जाओगे तो टैक्स। जो चीज आप खरीदोगे वो सारा का सारा टैक्स का पैसा इकट्ठा हो जाता है। आप अपनी वोट से क्या बनाते हो? आप वोट से मुनीम बनाते हो, 5 साल का मुनीम। जैसे व्यापारी अपने दुकान पर मुनीम रखता है ना, वैसे आप 5 साल का मुनीम बनाते हो इन नेताओं को, और मुनीम से हर दिवाली पर व्यापारी अपना हिसाब मिलाता है, और मिलाने के बाद अगर लगता है कि मुनीम जी ने कमा के दिया तो मुनीम की तनख्वाह बढ़ती है, और नहीं बढ़ा अंदर ही अंदर शाखा मारता है ना, तो मुनीम का काला मुंह करके नौकरी से निकालता है। हे मुल्क के मालिक, मैं तेरे से भी यही प्रार्थना करता हूँ, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, गुलाबचंद की हो, कांग्रेस की हो या किसी की हो, ये 5 साल का जो तेरा मुनीम है, इस मुनीम को तेने जादी शुभ्रत की है खजाने की, उसका हिसाब का चोपड़ा निकाल, और टोकरा निकाल करके हिसाब मिलाने के बाद अगर तुझे लगता है कि जिस मुनीम ने ईमानदारी से काम किया, गांव का ध्यान रखा, गरीब का ध्यान रखा, बेरोजगार का ध्यान रखा, किसान का ध्यान रखा, देश का विकास किया, देश की सुरक्षा की है, उस मुनीम को तू दोबारा बना दे। और जो अंदर ही अंदर टाका मार करके करोड़ों अरबों रुपया खा रहा, लूट रहा देश को, वो हत्यारे का काला मुंह करके बाहर निकाल, यही तेरा देश की प्रतिबद्धि होगी। इस राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में, मैं राजस्थान की विधानसभा में विपक्ष में बैठता हूँ, मेरे ये साथी अधिकार विपक्ष में बैठते हैं। आपने उनको खजाने की चाबी दी और हमको आपने उस पर निगरानी रखने की ताकत दी कि बराबर ध्यान रखना, ये पैसा ठीक ढंग से खर्च करता है कि नहीं करता है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करता है, अगर गड़बड़ करता है तो समय समय पर इसको अंकुश से बचाओ। यही लोकतंत्र और क्या लोकतंत्र है। अब मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री का चोपड़ा खोलता हूँ आपके सामने। ये मुल्क के मालिक,
मेरे हिसाब को समझने की कोशिश कर। मैं आपसे सामने कहना चाहता हूं, आपका खजाने का 5 साल का हिसाब मैं रखता हूं आपके सामने। फिर आप इस सरकार से पूछना, ये गुलाबचंद कटारिया ने जो हिसाब रखा 4 अप्रैल से रख रहा हूं लगातार इस यात्रा में, 4 अप्रैल से लेकर आज तक इसका कोई हिसाब देने को तैयार नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहाँ अगर कोई कांग्रेस का नेता बैठा हो, नहीं बैठा हो तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जिसको चाहे उसको भेज दे, वो स्वयं आना चाहे इस मंच पर आ जाए। मैं आज उसे दावत देता हूं इस बात की। मैं कहता हूं ये मंच कोई दुश्मनों का मंच नहीं है, ये कांग्रेस भी आ सकती है, मैं भी आ सकता हूं, ये जनता तेरी भी है, जनता मेरी भी है। तो अपना हिसाब किताब रख, मैं तेरे से सवाल पूछता हूं और ये जनता फैसला करेगी कौन सच है और कौन झूठ बोलता है। इसका फैसला ये जनता जनार्दन करेगी, समझ में आ जाएगा। पहला बजट राजस्थान का अशोक गहलोत ने रखा 18,000 करोड़ का, दूसरा बजट रखा 24,000 का, तीसरा रखा 27,000 करोड़ का, चौथा रखा 36,000 करोड़ का, और ये अभी जो बजट हमने पास किया मार्च में ये 40,500 करोड़ का। ये सारा मिलाकर कितना पैसा होता है? 1,57,000 करोड़ रुपया होता है। 1,57,000 करोड़ रुपये का पैसा अपने खजाने में इसको दिया, और उसके बाद भी स्कूल में मास्टर है क्या? तो स्कूल में मास्टर नहीं है। अस्पताल में डॉक्टर है क्या? नहीं है। सड़क के खाले बिक्रे क्या? नहीं है। बिजली आती है साल में बिजली नहीं आती है, कागज के सूचे में बिजली का करंट आता है, जो हाथ पकड़ता है ना हाथ छूट जाता था। किसान को तुमने कीमत की, मेहनत की, किसान की हर चीज तू महंगी देता है। एक किसान भाइयों, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, इस मुल्क में आप सब लोग अपनी ताकत का एहसास करो। अगर सरकार कोई बनाता है ना, एक हिंदुस्तान का किसान बनाता है, लेकिन आज भी सबसे खराब हालत में अगर कोई 65 साल में रहा है तो हिंदुस्तान का किसान बर्बाद होकर के रहा है। कोई ऐसा आदमी बता दो यार जो 14 रुपया और 12 रुपया की दाम करता हो। मेरा मुल्क का मालिक हिंदुस्तान का किसान अगर अपनी फसल का दाम निकाल करके बाजार में बेचने जाए ना, और अपने घर के 5 आदमी की अब धान की निकाले 4 महीनों की, तो 14 रुपया और 15 रुपये के दाम ये बन करके खत्म हो गए। तुम लोग ने क्या करा क्या? आखिर ये हो क्या रहा है इस देश में? आप जब पैदा करते हो तब आपका प्याज 4 रुपये किलो में बिक जाता है, और आपका प्याज ये बड़ा सेठ चाहे अंबानी हो चाहे बम्बानी हो, जब बड़े बड़े ठंडे घर में बंद कर देता है, उसके बाद वही प्याज जो तेने 4 रुपये में खाद डाला, बीज डाला, मेहनत डाली, खोपड़ा चलाया, उसको तो मिलता साला 4 रुपये देश में। और जिसका बाप ने केवल पूंजी इकट्ठी करके डाली, उसने 30 किलो में ले जाके बंद किया। फिर वही प्याज 4 का 6, 6 का 8, 8 का 10, 10 का 12, 12 का 14, 14 का 16 रुपया, वो कमाता साला 12 रुपया किलो, और मैं अपनी मत पसीना का बहाने के बाद भी 4 रुपये नहीं प्राप्त करता हूँ। तो मेरे साथ क्या मजाक कर रहा है बेईमान? मैंने किसान को बर्बाद करके रख दिया, और उसके बाद भी ठोके जा रहे हो। अपने बच्चों के भरम कर्म को क्यों फोड़ रहे हो बता आदमियों? ये बात अगर मेरी है तो उससे सवाल करो, और उससे भी कहो कि तू भी कोई दान दक्षिणा में नहीं देता हूँ, वोट देता हूँ अपने बच्चों के भविष्य के लिए। आपने देखा होगा खाद महंगा, बीज महंगा, बिजली महंगी, सारा मजदूर महंगा, सब महंगा, और उसके बाद हमारी नीलामी होती है मंडी में जाकर के। 63 साल में हमने मुल्क को इसीलिए आजाद करा था। अरे आप में से जो भी करो लोग बैठे हुए आप, मुझे कोई एक आदमी बता दो, अगर कोई छोटा सा धंधा लगाएगा ना चाय बनाने का, तो सारी चाय की कीमत मुनाफा लेके तय करता है। अगर अगरबत्ती बनाता तो मुनाफा लेता है, मोमबत्ती बनाता मुनाफा लेता है, जूता बनाता है मुनाफा लेता है, कपड़ा सीना मुनाफा लेता है, कपड़ा बनाता तो मुनाफा लेता है, खाना बनाता तो मुनाफा लेता है, बारिश बनाता तो मुनाफा लेता है, मंजन बनाता तो मुनाफा लेता है। बाकी तो हिंदुस्तान में सब मुनाफा लेके कीमत तय करते हैं। और हिंदुस्तान का 2 में से 7 आदमी जन्माला अपनी जमीन में उसकी फसल को पैदा करने के बाद बाजार में जाकर सारा ढेरी लगाता है, और 1-2 दिन में बिक करके चला आता है। क्या ये मुल्क क्या समाता? ये क्या देश है? और उसके बाद भी आंख बंद करके ठोके जा रहे। अरे अपने बच्चों का भविष्य का तो ख्याल करो ना भले आदमियों। उसने चपेट में हम आते तो हमको उड़ाओ, कोई चिंता की बात नहीं। अगर गुलाबचंद कटारिया के मरने के बाद भी देश और मेरा समाज बच जाएगा, मुझे बहुत खुशी होगी, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन ये नहीं हो सकता। ये सामने पानी की बोतल पड़ी है कचकड़े की, ये कचकड़े की बोतल का कीमत कितनी है? ये 12 से 15 रुपया लगता है। तेरे बाप का पैसा है जिसमें पानी तेरा है, ये पानी तेरा है जिसको तेने पैक किया। ये तो मेरा धरती माता का है जिसका मैं भी हिस्सेदार हूँ। केवल तेरे बाप ने पैसे से एक बड़ा
मशीन अंदर डाल दी, फेंक करके पानी इकट्ठा कर लिया और करने के बाद खसकने की बोतल में अंदर करके ढक्कन मार दिया। इसका 15 रुपया लगता और मैं अपनी गाय के गोबे खेत फेंक करके निकाल दूं, मेरे को 18 और 20 रुपया मिलता, दूध का है क्या कर रहा बोल, क्या हो रहा है? मेरी मेहनत का यही कीमत है? और मैं अपने इस कीमत से अपने बच्चों को पढ़ा सकूंगा, मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बना सकूंगा, मेरा लड़का कभी इंजीनियर बनेगा, मेरा लड़का कभी कलेक्टर बनेगा? नहीं बनेगा। मैं चक मारने के लिए पैदा हुआ हूं इस मुल्क में। और उसका कारण यह है कि हमने कभी भी सरकार को इस नापतोल से नहीं देखा और इसके कारण से बर्बादी हो गई। और अब और एक बर्बादी नहीं हो रही है। याद रखो, इस कांग्रेस से सावधान हो जाओ। अगर यही बेईमानी मेरी पार्टी भी कभी गलती से करती है, इसको भी साले को धक्का मार के बाहर निकाल दो। हम पार्टी के गुलाम नहीं, हम देश को बनाने के लिए पैदा हुए हैं और देश को बनाने के लिए प्रयास करते हैं। हम किसी की चाकरी करने के लिए पैदा नहीं हुए। हमने देखा होगा आजकल स्कूल में जो पढ़ाई होती है, सारे सरकारी स्कूल में बच्चे किसके जाते हैं? गरीब आदमी के बच्चे जाते हैं। उस विधवा का जाता है, उस नाई का जाता है, उस धोबी और खोमचे वाले का जाता है, और जूता साफ करने वाले का जाता है, वो झाड़ू बुहारा निकालने वाली मेरी बहन का बच्चा आज सरकारी स्कूल में पढ़ता है क्योंकि उसके पास फीस देने को नहीं है। और आप यहाँ जितने बैठे हो ना, जिनको भी क्षमता है, उनके सबके बच्चे टाई लगाकर किसी सरकारी स्कूल के बजाय प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ाने का मास्टर नहीं, एक तो मास्टर की कमी है। आप क्या इनाम देना चाहते हैं इस कांग्रेस को? मुझे, मैं एक शिक्षक, मैंने अपनी मास्टरी करके जिंदगी में मैं यहाँ आया हूँ। मुझे पूछना चाहता हूँ, अरे गरीब का आदमी, गरीब का माँ बाप भूखे मर के भी अपनी औलाद को पढ़ाना चाहते हैं कि आज ये तो कल मेरा भविष्य बनेगा। मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया ना, आज मैं भाषण देने खड़ा हूँ ना, मैं अपनी गरीबी को याद करता हूँ, मैं अपनी माँ के ठेकरे के वो साड़ी देखता हूँ ना, तो मुझे आज भी लगता है कि उसने घाघरे के ठेकरे लगा कर गुलाब चंद कटारे को पढ़ाया, इसलिए गुलाब चंद कटारे यहाँ भाषण दे रहा है। अब आप कौन देगा? अब सरकारी स्कूल का बच्चा कभी नौकरी लगेगा? नहीं लग सकता, नहीं लग सकता, नहीं लगता। रणदीप पहलवान जी ने कल शब्द में कह दिया। मैं तुझे सावधान करना चाहता हूँ, इस बेईमान सरकार ने नैन दुनिया के दबाव में आकर के ये नीति बनाई है, क्योंकि ओबामा बोला था, अरे अमेरिकन पढ़ो रे पढ़ो, नहीं तो सारे हिंदुस्तान के बच्चे अमेरिका में आकर तुम्हारा कब्जा कर लेंगे। और इसके बाद अमेरिका के साथ षड्यंत्र हुआ हमारा। ये जो सोनिया गांधी नाम की प्राणी है ना, इन्होंने सौदा किया और सौदा कर कहा इससे हिंदुस्तान को अनपढ़ गवाह कैसे बनाया जाए, तो उसे नया तरीका निकाला है और अब एक कानून बना दिया हिंदुस्तान में, 8वीं तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा। अब कौन पढ़ाएगा? 8वीं तक का कोई बच्चा फेल नहीं होगा। मैं जब शिक्षा मंत्री बना था 94 में, मैंने भगत सिंह जी को कहा था, नहीं, मेरा सरकारी स्कूल का बच्चा भी गरीब का बच्चा है, इसकी अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। मैंने 8वीं का बोर्ड बनाया और 8वीं की बोर्ड से परीक्षा जो होती थी ना, और 8वीं का जब रिजल्ट आता था और गांव में अगर मास्टर का रिजल्ट खराब रहता ना, मास्टर नीची नाक करके गली में से जाते थे राम भरम से बताओ। और जिसका रिजल्ट अच्छा आता था उसको गांव में सब लोग बुला करके मिठाई खिलाते थे, मास्टर बैठो, मास्टर बैठो। मास्टर क्यों बैठे? क्योंकि मेरे सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास हुए। इस मास्टर की मेहनत के कारण से मास्टर का ये सम्मान होता था। अब इन्होंने कर दिया कि 8वीं तक कोई बच्चा पास फेल नहीं होगा। मेरा बाप पढ़ाएगा, कौन पढ़ाएगा? मुझे बताओ, कौन पढ़ाएगा? अब मेरे बच्चे का क्या होगा? अब मेरा बच्चा क्या पढ़ेगा? और अभी एक रिपोर्ट, मानव संसाधन मंत्री रहा कपिल सिब्बल, उस समय असद नाम की संस्था, एक एनजीओ है असद, उसने राजस्थान का शिक्षा का एक पूरा एक कागज बना करके पब्लिश किया और वो सिब्बल ने उसका वो फीता खोला और जब फीता खोल करके अंदर देखा, आपको मैं सावधान करना चाहता हूँ, उसमें अंदर क्या निकला? उसने लिखा कि राजस्थान में 6वीं और 7वीं का बच्चा दूसरी की हिंदी की किताब नहीं पढ़ सकता है। राजस्थान में 42% दर का, एक तो नहीं 42% दर के राजस्थान के सरकारी स्कूल के, इन्हें 6वीं में पढ़ता है लेकिन हिंदी की किताब नहीं पढ़ सकता है। सुंदर लाल नाम नहीं लिख सकता है, सुंदर लाल क्योंकि आधा घंटा बनता है, सुंदर लाल नहीं लिख सकता है, बिंदी नहीं लगा सकता है, आधे शब्दों को जोड़ करके वाक्य नहीं बना सकता है। और उसमें से 36% बच्चे ऐसे हैं जिनको 6वीं और 7वीं में तो पढ़ते हैं लेकिन गुणा और भाग नहीं आता है। ये मेरे स्कूल की दशा है। उस स्कूल का बच्चा आप क्या करेगा? अब आपका बच्चा न एमडीसी बनेगा न मास्टर बनेगा। इस बेईमान ने एक और काम किया है, सावधान हो जाओ, सावधान। अब तुम्हारा बच्चा आने वाले 5 साल के
बाद सरकारी नौकरी तक देख नहीं सकेगा, तुम्हारे सरकारी नौकरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी आपने हमारे यहाँ मास्टर भर्ती होते थे, आज की तारीख में 8 लाख बच्चे बीएड एसटीसी किए हुए राजस्थान में बैठे। कितने? 8 लाख। और तुम्हारे पास पद कितने खाली है? 1,14,000 मास्टरों के सरकारी पद खाली है, लेकिन उन पर तुम भर्ती नहीं करते। और भर्ती करते हो कभी टेट लगाते हो, कभी फेट लगाते हो, कभी ये परसेंटेज, कभी ये परसेंटेज। अरे यार साला कलेक्टर तो एक परीक्षा देकर के आईएएस बन जाता है, और मेरा मास्टर 5 परीक्षा देकर के मास्टर बनेगा, जग मारेगा, क्या करेगा? क्या तमाशा है? कितने उस बच्चे को सताओगे, कितने उस माँ बाप को सताओगे? और उसके बाद जब नौकरी निकलती थी तो पहले आरपीएससी टेस्ट करता था अजमेर का, जिसमें जो हकदार था उस बच्चे को नौकरी मिलती थी। अब इन्होंने बेईमानों ने क्या किया? अब जिला परिषद के द्वारा सेलेक्ट होगा, ये भाई भतीजा नहीं होगा तो और कौन होगा? ये फर्जी डिग्रियां नहीं मिलेगी तो और क्या बनेगी? ये फर्जी मार्कशीटें नहीं आएगी तो और क्या आएगी? और ये नौकरियां भी किसके आधार पर लगेगी? आपकी एमए बीएड के आधार पर नहीं लगेगी। सुन लेना, समझ लेना। अब आपका जो मास्टर और एलडीसी बन रहा है ना पंचायत समिति और जिला परिषद में, वो मेरिट से नहीं, वो क्या बन रहा है? 10वीं और 12वीं में जिस बच्चे के नंबर ज्यादा हैं उसकी मेरिट बनेगी। 10वीं और 12वीं में मेरिट में नंबर, सरकारी स्कूल के बच्चे को बावड़े को 3 डंडे मिलते हैं, वही 2 डंडे से पास हो जाता है। 5-10 लड़के होकर 1 डंडे से पास होते हैं, और प्राइवेट स्कूल के सारे बच्चे 1 डंडे से फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं, फर्स्ट डिवीजन। अब जब मेरिट बनेगी ना तो मास्टर कौन लगेगा? प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ा हुआ लगेगा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हुआ बच्ची लगेगी। तेरा बच्चा और बच्ची जो 8वीं और 10वीं पढ़कर थे, अब जो 12वीं और कॉलेज में पढ़ रहा है ना, तेरे बच्चे के 10वीं और 12वीं में नंबर कम आ गए, इसके कारण से तेरा बच्चा धक्का मार के निकाल दिया जाएगा। लगा मेरे मुल्क के मालिक, लगा तेरे बच्चे को नौकरी, लगा। ऐसी हालत करके रखी। और उसके बाद भी अरे जनता जिंदाबाद जिंदाबाद। किसके जिंदाबाद करते? कांग्रेस, जिसने सारे देश को भ्रष्टाचार की भट्टी में जलाकर खाक कर। आप गाली किसको देते हो? क्योंकि आपका काम पटवारी से पड़ता है, आपका काम पटवारी से पड़ता है, पैसे मांगता है। आप नाराज होते, पटवारी साहब पैसे देते हैं, डॉक्टर साहब देते हैं, थानेदार साहब देते हैं, फला इंजीनियर साहब देंगे। जिसका बाप चोर ऊपर दिल्ली में बैठा ना, उसकी औलाद चोर पैदा होती है। बोला मारो, क्या करना? क्यों नोट निकालते हो? इनको एक छोटे पटवारी को 1,000 की रिश्वत देते हुए नंगे हाथ पकड़ करके नौकरी से बर्बाद करना, क्या तमाचा है? बेईमान हो, 1,000 वाला बेईमान है। और वो 1,86,000 करोड़ का कोयला खा गया देश का प्रधानमंत्री, वो ईमानदार है? क्या है ये? 1,000 की रिश्वत में मेरे एक स्टाफ ने पीएम को गंगा जी डाल दिया, और इस देश का प्रधानमंत्री 1,86,000 करोड़ का कोयला खा गया, बिना तौर तरीके से कोयला बांट के खा गया। उसको तो कोई सजा नहीं मिलती इस देश में, और सजा मिलती बापरे छोटे मोटे कर्मचारी। एक छोटे मोटे कर्मचारी आज की तारीख में सजा के भागीदार नहीं है। पहले मारो इन दुष्टों को जो दुष्ट लूट खा रहे हैं सारे देश को। आपने देखा होगा ये राजा 1,76,000 करोड़ का सारा टेलीफोन में गड़बड़ कर गया, 2G में 1,76,000 करोड़। यहाँ बैठे ना आपने, मेरी गारंटी ये मंच से 1,76,000 करोड़ अगर आपसे पेन और डायरी देके दिखाऊं, एक लाइन में अगर आप लिखो, 100 में से 10 आदमी लिखो तो मैं नहीं कह सकता हूं, बाकी आप में से लिख नहीं सकते 1,76,000 करोड़ होता क्या। करोड़ बनाने के लिए 8 बिंदियां लगानी पड़ती है, लाख बनाने के लिए 7 लगाती है। ये 15 बिंदियां है ना, तो भी जाएगी का इकाई लाई सैकड़ा 1,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 लाख नील 10 नील पदम 10 आप रखू का अंगी बता। हमारा देश इस भ्रष्टाचार की भट्टी में इस कांग्रेस ने जला के रोज सरकार अखबार उठाते हैं। कभी तो सारा हेलीकॉप्टर में खा गया, कभी इसमें खा गया, कभी नरेगा में 13,000 करोड़ का चूना लगा दिया, कभी मास्टरों को तनख्वाह बांटने में खा गया, कभी डायरी बनाने में खा गया, कभी ये जो मिड डे मील बांटता है इसमें खा जाता है, कभी बच्चों की स्कॉलरशिप बांटता है उसमें खा जाता है। ये खिरात बन रही है तेरे खजाने की। खजाने के मालिक क्या देख रहा है? क्या इस तरह से राज चलेगा? और इस तरह से राज चलेगा तो क्या तेरी ये हालात सुधरेगी? ये हालात नहीं सुधर सकते। और अशोक गहलोत ने आज इससे मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। 4 तारीख से चिल्ला रहा हूं बराबर, मैंने कहा मेरे सवालों का जवाब दे। तेरे पास 1,57,000 करोड़ होने के बाद तू काम क्यों नहीं करा पा रहा राजस्थान का? और वसुंधरा जी के पास कितना था वो भी हिसाब रखता हूं। वसुंधरा जी जब पिछली बार मुख्यमंत्री थी तब हमने एक बजट 2, 3, 4, 5 पांचों को जोड़ देता हूं तो केवल 51,000 करोड़ रुपए का बजट हमने पास किया। 51,000 हमारा बजट 5 साल का 51,000 करोड़, इनका 5 साल का बजट 1,57,000 करोड़ का। और उसके बाद हमने जो मांगा हुआ आपको दिया है ना। आप ये सोचो नागौर का
हिमालय का पानी पहुंचाने का कठिनतम काम अगर वसुंधरा जी ने अपना खजाना दे करके भी किया ना, तो इस नागौर को इस हिमालय का पानी गांव गांव तक पहुंचाने के लिए योजना बना करके किया। हम 50,000 में सब काम करा सकते हैं, रोड बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, मास्टर भेज सकते हैं, है ना। हम मास्टर जो है ना 1.25 लाख मास्टरों को हमने बीएड एसपीसी को सरकारी नौकरी देकर खड़ा किया। 10 लाख लोगों को नौकरी दी, सरकारी और गैर सरकारी। और आज की तारीख में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, ईमानदारी से अपने मन की पीड़ा कह रहा हूं आपसे कि आगे क्या होगा इससे। राजस्थान की विधानसभा में बैठता हूं, मैंने एक प्रश्न लगाया राजस्थान की विधानसभा की सरकार के सामने। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी, आपने ये जो भाषण पढ़े हैं 5, आपने 5 भाषण पढ़े हैं, इनमें बताओ तुमने कितनी वैकेंसी निकाली सरकारी। उन्होंने कहा सारी वैकेंसी मिलाकर 5 साल की 4,500 पोस्टों की वैकेंसी निकाली। मैंने कहा तुमने भर्ती कितना किया राजस्थान में 4.5 साल में। उन्होंने कहा 54,000 लोगों को भर्ती किया। मैंने तीसरा प्रश्न पूछा सेवानिवृत्ति से कितने पद खाली हुए। उसने कहा 48,000 पद खाली हुए। भर्ती कितनी हुई राजस्थान में? केवल 6,000 लोगों की भर्ती हुई। क्या है आप 4 लाख तेरे पास पद खाली है और उसके बाद तू भर्ती नहीं करता है। इस नौजवान बच्चे का क्या होगा? इसको कहाँ नौकरी मिलेगी? और अब तो विश्वविद्यालय ऐसे खुल रहे हैं जैसे कोई सारा प्राइमरी स्कूल खुलता है। 33 विश्वविद्यालय खुल गए, 33, एक तो नहीं 33। ये विश्वविद्यालय किसके? ये तो बड़े बड़े सेठों के। जो सेठ पहले फैक्ट्री चलाता था, कभी घाटा होता कभी मुनाफा होता, अब सारे के सारे आ गए स्कूल से फैक्ट्रियां खोलने के लिए और आए हैं। और सारे परिवार के लोग सबने, डायरेक्टर भी वही और कुलपति भी वही और सब वही। और उसके बाद डिग्रियां बढ़ रही है, ले जाओ डिग्रियां। मेरी गारंटी है अगर अशोक गहलोत तेरे में तब हो तो राजस्थान में इस 4.5 साल में जितनी पीएचडी हुई है यूनिवर्सिटी की, उन सबकी जांच बैठा दे दूं, उन सबकी जांच बैठा दे। ये कितनी फर्जी डिग्रियां हैं, ये ना डॉक्टरेट की, पीएचडी किया हुआ बच्चा, एक तो नहीं 2-2 लाख 2.5 लाख में पीएचडी की डिग्रियां बढ़ रही है।